Hello friends, welcome to my channel Electronics Hacker. So friends, I think you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the introduction to electronics. This is the basic video of the electronics engineering. दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नए नए इनरोल्ड हुए हैं, आप चाहे डिग्री में चाहे डिप्लोमा में, तो आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहीं से इंट्रोडक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरुआत करेंगे और आज के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे आपके इसी से शुरू होंगे। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करना जा रहे हैं तो डिप्लोमा में आपको पढ़ना पड़ता है। आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, और इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर आप डिग्री में हैं तो सॉलिड स्टेट्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक नाम से इस पेपर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक्स आपको सारे किसी भी ब्रांच से हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पढ़ना ही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सा चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे इस चैप्टर में। और चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है विच इज डील विद द करंट कंडक्शन थ्रू द वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर। तो यह डील करता है जब करंट कंडक्ट करती है किसके थ्रू, या तो वैक्यूम या तो गैस या तो सेमीकंडक्टर के थ्रू जब करंट कंडक्ट करती है तो उसी सारे जो है चीज़ों के बारे में जो नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं वह हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के द्वारा इकट्ठा करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यह एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है। तो दोस्तों यह रहा तो बात आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन का। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो दोस्तों आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है वह आपका है इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आप सभी वाकिफ़ हैं और डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट। तो दोस्तों जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने पे जो जो फिनोमिनन जो है टेक्स प्लेस करेंगे वो सारे फिनोमिना हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। और यही बेसिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। मतलब वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक इसेंशियली डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो यह ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेसों और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में बात करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज दैट इन विच द करंट फ्लो थ्रू द गैस, वैक्यूम आर द सेमीकंडक्टर। तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें करंट जो है वैक्यूम, गैस या सेमीकंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बोलेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ गेन मच इंपॉर्टेंट ड्यू टू द न्यूमरस एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्री। तो इसके इंडस्ट्री में न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं, इसी वजह से आज जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज द पीएन जंक्शन डिवाइस। जो बेसिक आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड से। तो दोस्तों जो डायोड होता है उस वह टू टर्मिनल डिवाइस होता है और करंट और वोल्टेज का एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है जिसको हम वी आई या आई वी रिलेशन कर्व भी बनाएंगे, आगे ड्रॉ करेंगे। इसको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच में होता है। और द करंट इज एक्सपोनेंशियली फंक्शन ऑफ द वोल्टेज इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में करंट जो है वोल्टेज का आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एंड ऑलमोस्ट जीरो इन अनदर डायरेक्शन। और दूसरे डायरेक्शन में क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो फॉर्मूला इज द रूल दैट रिलेट्स क्वांटिटीज। फार्मूला एक ऐसा रूल है जो कि क्वांटिटीज को रिलेट करता है। एंड द रूल कैन बी इक्वेशन, वो रूल आपका इक्वेशन हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकती है, आर द अदर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस या अदर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। देयर आर द थ्री वेज फार्मूला कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तीन तरीके हैं कि फार्मूला जो है एग्जिस्टेंस में आ सकता है, या तो इक्वेशन के रूल, या तो इनइक्वालिटी के रूल से, या तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के रूल से आपका फार्मूला जो है एग्जिस्टेंस में आता है। तो नोइंग दोज थ्री वेज वी आर मेकिंग टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोर लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन्हीं तीनों तरीकों को जानते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को और अच्छे से लॉजिकली जो है समझने में सक्षम हो पाएंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दोस्तों है डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? डिफिनीशन होती है व्हाइल स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड लाइक करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो हमें ये तीन वर्ड जो होते हैं, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो द ओनली वे टू गेट द आइडेंटिकल इज विद द डिफिनीशन। तो यह एक सिंगल तरीका है इनकी आइडेंटिटी से, एक डिफिनीशन या एक फार्मूला इन्वेंटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जांपल है डिफिनीशन का, दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू द चार्ज ऑन वन प्लेट डिवाइडेड बाय द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट एज द फॉलोज। कहने का मतलब है एक फार्मूला इन्होंने डेवलप किया है, जिससे उसी फार्मूले से इन्होंने डिफिनीशन को डेवलप किया है। जैसे कह रहे हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू द चार्ज। देखिए कैपेसिटेंस को सी से डिनोट किया गया और वह किसके इक्वल है? चार्ज ऑफ अ वन प्लेट एंड डिवाइडेड बाय द वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स। तो जो चार्ज है उसको इन्होंने Q का नाम दिया और जो वोल्टेज दोनों प्लेट्स के बीच में है उसको इन्होंने V का नाम दिया। तो द फार्मूला इज डिफाइंड, फार्मूला इज अ डिफिनीशन। तो इस केस में यह जो आपकी डिफिनीशन मिली है यह इसी फार्मूले से ड्राइव की गई है। So it gives the value of capacitance C and how to calculate it। यह C कैपेसिटेंस की वैल्यू देता है और यह भी कहता है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। These types of formula derived by the researchers and it becomes widely accepted। तो इस तरह से जो फार्मूले होते हैं वो रिसर्चर द्वारा जो है डेवलप किए जाते हैं, डराइव किए जाते हैं और इसको आगे जो है हम लोगों ने इसको जो है एक्सेप्ट किया और इसी को हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकेंड बात आती है आपके लॉ के बारे में। लॉ क्या होते हैं? लॉ एक ऐसे नियम होते हैं, लॉ मीन्स द रिलेशनशिप, एक ऐसे रिलेशनशिप होते हैं दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर, जो कि आपके नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल है दोस्तों लॉ का कि F इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो दोस्तों जहाँ पर आपका F क्या है? F फोर्स है, के आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। Q1 जो है फर्स्ट चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज है और D है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो Q1 और Q2 चार्ज है उन दोनों का बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको हम D बोलें। और यह एक आपका कूलम का लॉ है। तो कूलम का लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, वह चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच का जो स्क्वायर डिस्टेंस r है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका हो गया लॉ। तो यह कूलम का नियम है, यह आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों डेरिवेशन। डेरिवेशन ऐसा होता है कि जिसको हम दूसरे फार्मूला से प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि डेरिवेशन इज अ फार्मूला दैट कैन बी गेट फ्रॉम द अदर फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जिसको दूसरे फार्मूले से प्राप्त किया जा रहा है। एंड दिस मीन्स दैट वी स्टार्ट with one or more formula and using mathematics arrive at a new formula। जैसे हम ये क्या एक से अधिक फार्मूला का यूज करेंगे और हम एक नए फार्मूला पे पहुंचेंगे। दिस डेरिवेशन इज ट्रू, यह डेरिवेशन ट्रू होता है क्योंकि मैथमेटिकली प्रिजर्व दैट द इक्वालिटी आर बोथ साइड इज एवरी इक्वेशन बिटवीन द गिवन फार्मूला एंड द डिराइव्ड फार्मूला। तो जो हमारा गिवन फार्मूला होता है उससे हम एक नए फार्मूले को डिराइव करते हैं इक्वालिटी के साथ, तो यह हमारा जो है सही होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जो था, ओम्स वाज एक्सपेरिमेंट दैट which conductor and he discovered that the ratio of voltage and the current was the constant। इन्होंने वोल्टेज और करंट के रेशियो को कांस्टेंट निकाला था and he named the constant resistance and obtained the following formula। और उन्होंने जो कांस्टेंट टर्म था उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया था और उन्होंने फॉर्मूला दिया था R इज इक्वल टू V अपॉन I, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, यह ओम्स लॉ का ओरिजिनल फॉर्म था। बाई रीअरेंजिंग इट वी कैन गेट अ न्यू फार्मूला। इसको रीअरेंज करके हम करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू V बाई R निकाल सकते हैं। एंड दिस इज अ डेरिवेशन, इट कैन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कन्वर्टेड इनटू द अनदर इक्वेशन। तो इसको हम अनदर इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते थे ओम्स लॉ के
फॉर्म को, ओम्स लॉ जो इन्होंने दिया था उसको इन्होंने जो है डेरिवेशन से इन्होंने चेंज करना चाहा और इन्होंने इसको रीअरेंज करके मैथमेटिकली चेंज भी कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम अप्रॉक्सीमेशन की। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है दोस्तों कि इट इज़ द डिफरेंट लेवल ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे डिफरेंट लेवल है अप्रॉक्सीमेशन के। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन होता है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, या इसको हम आइडियल अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, और दूसरा है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है दोस्तों, तो द अप्रॉक्सीमेशन इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। यह जो आपका माना जाता है, जो हम सोच लेते हैं, जो मान लेते हैं, वह आपका सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एंड द सेम इज द ट्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और यह सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होता है। इन सर्किट एनालिसिस वी नीड टू चूज द अप्रॉक्सीमेशन दैट फिट्स द सिचुएशन। तो हम सर्किट एनालिसिस में जब हम पढ़ेंगे तो हमें वह ज़रूरत होगी कि एक अप्रॉक्सीमेशन को चूज़ करने का जो कि सिचुएशन पर फिट बैठे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जांपल लेके आपको चलते हैं कि जैसे आपसे किसी ने आपकी एज पूछ ली कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या बताएंगे? यू माइट आंसर, आप आंसर देंगे कि 21 आइडियल होगा जो आपका। और यू माइट भी कह सकते हैं कि हम 21 के हैं, 22वें में जाने वाले हैं, तो ये सेकंड होगा अप्रॉक्सीमेशन। या आप यह भी कर सकते हैं कि 21 साल 9 महीने के हैं, तो ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन होगा। या आप कह दें कि मोर एक्यूरेट 21 साल 9 महीना 2 दिन 6 घंटे 23 मिनट 42 सेकंड, तो ये आपका एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी वैल्यू को कई सारे तरीके से अप्रॉक्सीमेटली बता देना। जैसे इन्होंने अपनी एज को बताया, एक बार बताया 21, या तो बताओ 21 साल 22 दिन, 21 हूँ 22 जाने वाला हूँ, फिर 21 9 महीने, फिर बता दो 21 9 2 दिन 6 घंटे 23 मिनट 42, तो ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट ना बताकर किसी वैल्यू को किसी की तुलनात्मक वैल्यू में बता देना, इसी को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन में दो तरह के अप्रॉक्सीमेशन है, आइडियल अप्रॉक्सीमेशन एंड द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। और आइडियल अप्रॉक्सीमेशन को हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि आइडियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो आइडियल अप्रॉक्सीमेशन इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो आइडियल अप्रॉक्सीमेशन को ही हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी को बोलते हैं। एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ डिवाइस। यह एक इक्विवेलेंट सर्किट जो डिवाइस के लिए होता है, या सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट सर्किट होता है डिवाइस के लिए। फॉर इंस्टेंट द आइडियल अप्रॉक्सीमेशन इज अ पीस ऑफ वायर इज अ कंडक्टर इज अ जीरो रेजिस्टेंस। इसके एग्जांपल के लिए जैसे हम देखते हैं कि अगर आपका कोई वायर का कोई एक पीस है, उसके लिए हम बता दें कि यह एक कंडक्टर का वायर है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका आइडियल अप्रॉक्सीमेशन है। आइडियल कंडीशन में उस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। वास्तव में तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, थोड़ा बहुत ना होगा ही, कितना भी आइडियल आप वायर लेके आए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द आइडियल अप्रॉक्सीमेशन इज यूजुअली सफिशिएंट because of when we looking for the large डेविएशन फॉर्म नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, आइडियल अप्रोक्सीमेशन तभी संभव है जब हम लार्ज डेविएशन की बात ना कर, जो है कि एक नॉर्मल वैल्यू में हम लार्ज डेविएशन देखना चाहें। जैसे कि अगर एक छोटी सी वैल्यू आ रही, छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा, तो उसको हम नगण्य मानते हुए उसको हम जो है हम उसको हटा देंगे, उसको मानेंगे ही नहीं। तो ये होता है we will idealize semiconductor devices by reducing them to simple equivalent circuit. With ideal approximation, it is easier to analyze and understand how the semiconductor circuit work. तो आइडियल अप्रोक्सीमेशन में हम मान लेते हैं कि जितने हम इक्विपमेंट, जितने हम सर्किटरी, जितने हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ये सारे आइडियल हैं। तो इसी तरह से अगर हम आइडियल ना माने तो हम अच्छी तरह से इसका एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे आइडियल मानकर, तो उसी को हम बोलेंगे आइडियल अप्रॉक्सीमेशन। जब हम डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो आइडियल डायोड की बात करेंगे, जबकि एक्चुअली में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन हम बात करेंगे आइडियल अप्रॉक्सीमेशन की। सेकेंड है दोस्तों आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन होता है एड्स वन और मोर कंपोनेंट्स टू द आइडियल अप्रॉक्सीमेशन टू गेट द प्रिसाइज मॉडल ऑफ द सर्किट। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यह होता है कि हम ऐड करें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट आइडियल अप्रॉक्सीमेशन को, तो गेट द प्रिसाइज मॉडल ऑफ द सर्किट। तो सर्किट के प्रिसाइज मॉडल को जानने के लिए हम उसमें कुछ और ऐड करें। तो दोस्तों ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके आगे के पार्ट
को देखने के लिए आप जुड़े रहें। और फर्स्ट ईयर वालों या जो न्यूली इनरोल्ड हुए हैं, जिनके सिलेबस में है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीडी, सॉलिड स्टेट, तो वो ज़रूर ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाते चलें। आपको पक्का का पक्का आपको एग्ज़ाम में मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।